जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम लोग आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। आज का टॉपिक होगा आपका भौतिक विभाजन, यानी भारत का जो भौतिक विभाजन है आज उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोग भारत का जो सामान्य परिचय था उसको पढ़ लिए हैं। और जो भी भाई बहन इसको नहीं पढ़े हैं, आप पीछे वीडियो में जा कर के पढ़ सकते हैं। और आप सभी का जो भी क्लास चला हुआ है सभी वीडियो आपके पढ़े हुए हैं, आप वहां से जा कर के पढ़ सकते हैं। और आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। और एक एक बार शेयर कर दिया करिए, प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि एक एक बार शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आज का पहला टॉपिक भौतिक विभाजन है और इसमें का पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था। तो गोंडवाना लैंड का भाग था। कौन? भारतीय उपमहाद्वीप जो था वह गोंडवाना लैंड का भूखंड था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। यहाँ से देखिएगा, एक बार एक क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। कह रहा है कि भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से किससे पता चलता है? तो पूरा चुंबकीय परिणामों से पता चलता है। किस दिशा में हुआ है? तो उत्तर की दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया? यानी कि भूमि के आधार पर, यानी भूगर्भिक के आधार पर भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका हो जाएगा हिमालय पर्वत, दूसरा मैदानी भाग, तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये 3 भागों में भारत बटा हुआ है। पहला यानी कि कुछ एरिया जो है आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, कुछ उत्तर मैदान भाग है और कुछ क्या है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका। चलिए आ जाते हैं आगे देखते हैं। कह रहा है कि हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर। देखिए यहाँ से करा कि जो ये हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग थे ये इन्होंने बटा हुआ है। करा कि ट्रांस हिमालय यानी तिब्बत का क्षेत्र बटा, बृहत हिमालय, महान हिमालय और दूसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय और चौथा वाह या उप हिमालय यानी शिवालिक हिमालय। ये 4 भागों में बटा हुआ है। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग जो होते हैं वो 4 भागों में बटे हुए हैं। पहला तिब्बत का क्षेत्र, दूसरा महान हिमालय यानी कि बृहत हिमालय, तीसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय और चौथा होता है वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय होता है। और इसको याद करने का जो हिमालय था पूरा आपको कल बताया थे, पिछली क्लास में है, आप वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे देखते हैं। हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहत हिमालय। जो बृहत हिमालय होती है ये सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन है? बृहत हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। किसका कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है। हिमालय का जो पर्वत पदीय प्रदेश है कौन सा है? तो शिवालिक है। कौन है भाई? तो शिवालिक है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। करा कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपद की स्थिति का। किसका? गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आज का। यहाँ से देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा है, शिवालिक श्रेणी का औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 1200 मीटर। कितना? 600 से 1200 मीटर है शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई। तो ये याद रहेगा आपको, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितना है? तो 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणी के मध्य में स्थित है? जो लघु हिमालय किन के बीच स्थित है?
तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। ठीक है, तो लघु हिमालय देख लीजिए यहाँ से, लघु हिमालय कहाँ पर है, ये है लघु हिमालय है, ये आपका क्या हो गया लघु हिमालय। महान और शिवालिक श्रेणी के बीच में, महान और शिवालिक श्रेणी के बीच में कौन स्थित है, लघु हिमालय स्थित है। तो यही क्वेश्चन था वहाँ पे। तो इन चारों को एक सीरियल से याद करेंगे तो पता चल जाएगा कौन बीच में है, कौन किनारे पे, कौन फर्स्ट, कौन सेकेंड, कौन थर्ड, कौन फोर्थ। तो इसको यहाँ से देख लीजिए। चलिए आ जाते हैं आगे। आगे देखते हैं, कह रहा कि हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक है। देखिए नवीनतम है, नया में कौन है, शिवालिक है। सबसे प्राचीनतम कौन था, बृहत। सबसे प्राचीनतम कौन था, बृहत। और देखिए अभी इसके पीछे हम लोग पढ़े हैं सबसे प्राचीनतम। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा कि हिमालय निर्माण समांतर प्रलय में हुआ, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो बृहत। और सबसे नवीनतम कौन है, शिवालिक। तो इन दोनों को याद रखिएगा भैया, सबसे पुराना बृहत हिमालय और सबसे नया जो है नवीनतम कौन सा है, तो आपका शिवालिक से हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है, तो सतपुरा श्रेणी। कौन सी श्रेणी भाई, सतपुरा श्रेणी स्थित है। किसके किसके बीच है, नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है भाई, देखिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आपका बन जाएगा हिमाद्री या बृहत हिमालय, जो प्राचीनतम है, यही सबसे ऊंची श्रेणी है। तो याद हो जाएगा यहाँ से, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमाद्री या बृहत हिमालय है, जो कि प्राचीनतम भी है। तो दोनों क्वेश्चन आप रिलेटेड करके याद करेंगे तो शायद बेस्ट होगा। चलिए, बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6100 मीटर है। कितना है भैया, 6100 मीटर। और शिवालिक की 600 से 1200 मीटर। अभी इसके पहले पढ़े थे हम लोग, शिवालिक की कितना है, 600 से 1200 मीटर। देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को बताएं, अभी ये रहा। ठीक है, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 और ये सबसे नवीनतम है। और यहाँ पे आइएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका बन जा रहा है बृहत हिमालय, इसकी ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर है, ये सबसे प्राचीनतम है। तो ये चार क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग। चलिए, कह रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। जो पीर पंजाल श्रेणी है किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल कहाँ पे भैया, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी श्रेणी किस स्थान पर है, किस राज्य में। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। देखिए, कह रहा कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है, यानी कि पूर्व में ज़्यादा है तो पश्चिम में क्या है, कम है। तो इसको याद कर सकते हैं आपको कि पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, तो पश्चिम में नीचे जाते हैं और पूर्व में ऊपर जाते हैं। तो यानी कि पूर्व की क्या है, ज़्यादा है, और पश्चिम की क्या है, कम है हिमालय की ऊंचाई। चलिए आ जाते हैं, उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं, तराई भाग में। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं होते हैं जो किस भाग में पाए जाते हैं, तो तराई भाग में पाए जाते हैं। किस भाग में पाए जाते हैं, तराई भाग में पाए जाते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। अक्साइन चीन, अक्साइन अक्साइन चीन, ये है आपका क्वेश्चन। कहा कि अक्साइन चीन किस क्षेत्र का भाग है, तो लद्दाख का भाग है। जो अक्साइन चीन है और चीन किस, तो यहाँ से लद्दाख का भाग है ये अक्साइन चीन, इसको याद रखिएगा। चलिए, कह रहा कि पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो वन है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के जो पश्चिमी हिमालय जो पश्चिम में जो प्रदेश बचे हैं, उनका प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो वन है, पेड़ पौधे, वन। ठीक है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी है भाई, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला की बात आ गई। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है, तो 600 से 570 मिलियन वर्ष। 600 से 570 मिलियन वर्ष इनकी आयु है अरावली श्रेणी की। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किसके नाम से जाना जाता है,
माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किसके नाम से जाना जाता है भाई? तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसको भी इंपॉर्टेंट बना लीजिए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका करा है कि अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। चलिए भाई आ जाते हैं। दक्षिण भारत की किसकी कह रहा है? दक्षिण भारत की कह रहा है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है, जो केरल में स्थित है। दक्षिण में ही केरल है, तो केरल में यानी कि आप देखेंगे मैप में सबसे नीचे, तो केरल आपके दाहिने साइड दिखाई दे रहा होगा। कह रहा कि अनाई मुडी जो ये ऊंची सबसे चोटी है दक्षिण भारत की, ये 2695 मीटर लंबी ऊंची है। ठीक है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु एवं केरल में। नीलगिरी पर्वत ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु एवं केरल में है। कहाँ पे? तमिलनाडु एवं केरल में इसका विस्तार है। किसका? नीलगिरी पर्वत का। ठीक है। आगे कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किसके? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किसको? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। करा कि इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? अब आ जाइए भैया, इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? तो केरल और तमिलनाडु, ये सब दक्षिण भारत में ही होते हैं। तो केरल और तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती है इलायची पहाड़ी। ठीक है। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। जो पहाड़ियाँ हैं सेवराय पहाड़ियाँ, ये आपके तमिलनाडु में पाए जाते हैं। और इलायची पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की राज्यों की सीमा बनाती है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पाया जाता है। कहा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर किस पर मिलते हैं? तो नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 गार्डियन आस्टविन, जो आप सभी लोग जानते हैं 8611 मीटर ऊंचा है। तो ये तो सभी को पता है। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी अभी हम बताएं आप सभी को, तो इसके आंसर को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस टाइम। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ये क्वेश्चन देखिए, करा विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली, एकदम ढाल पे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए कह रहा कि भारत का भौतिक है, यहाँ पे दिया हुआ सब कौन कहाँ पे है? पामीर का पठार, गार्डविन आस्टीन, कोनुकुल श्रेणी, नंगा पर्वत, हिंदू कुश श्रेणी, ये सब आपको दिया हुआ। तो इसका आपको PDF हम दे देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से सिंधु नदी है, झेलम नदी है, यहाँ से निकल रही है ये सब। ये सिंधु नदी जा रही है, ये आपका झेलम नदी यहाँ पे, फिर इसके बाद ये रावी नदी है, चिनाब नदी है, ये सतलज नदी है। ठीक है, तो ये आपका, और इधर भी आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, महाकोल, कंचनजंगा, ये सब आपको यहाँ पे स्थित है। तो इन सभी का PDF आपको हम दे देंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है नीचे हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो इस मैप को आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। पर्वत है, मरुस्थल है, पठार है और दर्रा भी है। तो आ जाते हैं आगे। कहा कि माना दर्रा उत्तराखंड को किस से जोड़ता है? देखिए ये जो कुछ दर्रे होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, इसके लिए एक आपको हम शॉर्ट वीडियो बना देंगे, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा दर्रा किस किस राज्य को, किस किस देश को कौन सी जगह पे जोड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो कह रहा है कि माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तो तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है भाई, तिब्बत से। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, तो इन सभी का क्वेश्चन हम लोग एक जगह कर करके हम आप सभी को शॉर्ट वीडियो में, छोटे वीडियो में आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तो तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। माना नंदा देवी शिखर ये किस पे कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर राजस्थान में है ये, ठीक है। तो अगला है क्या, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान अराकान योमा किस देश में स्थित है, तो म्यांमार में। देखिए हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है अराकान योमा, जो म्यांमार में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो विदेशों में है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा कि कुल्लू घाटी, यहां से देखिएगा, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी में के मध्य में स्थित है। ये जो कुल्लू घाटी है किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है, तो धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणी। अब यहाँ से आप देखना चाहते हैं तो शायद आपको यहाँ पे मिल जाएगा धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी। देखिए ये रहा आपका धौलाधर, ये रहा आपका धौलाधर श्रेणी यहाँ पे। उसके बाद पीर पंजाल, पीर पंजाल भी आपको इधर दिखाई दे रहा होगा। चलिए ठीक है, फिर आ जाते हैं आगे। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब आगे कह रहा है कि ये तो पता चल गया धौलाधर और पीर पंजाल। अगला कह रहा है कि पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। देखिए अब ये फिर आ गया पालघाट दर्रा। अब एक किसके मध्य में स्थित है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो है उनके मध्य में होता है। कौन, तो पालघाट दर्रा। नाथुला दर्रा किन राज्यों में स्थित है, तो सिक्किम में। किस में है, तो सिक्किम में। नाथुला दर्रा किन राज्यों में है, तो सिक्किम में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहा कि उत्तराखंड में कोड़धारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदान को बुग्याल या पयार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तराखंड में जो कोड़धारी वन हैं एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुल बुग्याल बुग्याल या पयार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे। आगे करा कि लीपू लेक, माना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से दर्रे कहाँ पे स्थित हैं, किस राज्य में स्थित हैं। तो आपके दर्रे के लिए एक छोटा सा वीडियो हम आपको लेकर के आएंगे, जो कि एक ही जगह पे सभी मिल जाएंगे। तो करा कि लीपू लेक, माना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ऐसे कुछ हैं जो टॉपिक अलग अलग, उनको अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और एक बार में एक जगह से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पूर्वी हिमालय और में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंची पाई जाती है। जो पूर्वी हिमालय में औसत औसत हिम रेखा जो होती है, ठंडी वाली हिम रेखा जो होती है वह 3500 मीटर होती है। किसमें, पूर्व हिमालय में। और पश्चिम में कितनी मीटर होती है, तो 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। चलिए आ जाता है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, सियाचिन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो ग्लेशियर, जो हिमनद ग्लेशियर है कहाँ, सियाचिन है। कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में, ठीक है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। देखिए अगला क्या है, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में पाया जाता है ये, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तो ये प्रमुख ग्लेशियर भी हैं, इनको भी देखना है आपको। कह रहा है कि मेघालय का पठार किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। जो मेघालय का पठार है वह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं, तो पैलियोजोइक महाकल्य में ये निर्मित हुए हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे। करा कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली एवं
विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। किसके किसके बीच में है भैया? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। चलिए आ जाते हैं आगे, देखते हैं क्या। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। अब ये देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, ये दोनों चीज करा कि लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित समतल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो द्वार के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो चेन्नई से। किस तट से मापा जाता है? तो चेन्नई से। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल कितनी लंबाई है? समुद्री तट रेखा की लंबाई पूछ रहा है। भारत की कुल समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। जो गुजरात राज्य है वह समुद्र तट से सबसे ज़्यादा टच किया गया है। कहा कि भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? तो 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के कितने राज्य, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है भाई। कहा कि भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? तो 9 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, ये जो समुद्री तट रेखा से संलग्न है। कौन कौन से भाई? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पांडुचेरी, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये हैं आपके 13 जो समुद्री तट रेखा से संलग्न है। ये पूरा जो कि जिसमें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं और सबसे ज़्यादा गुजरात टच किया हुआ है। ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे भाई। अगले क्वेश्चन पे हम लोग करा कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो जो रत्नाकर नाम है वह हिंद महासागर का सूचक था। किसका? हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट। क्या नाम भाई? कोरोमंडल तट नाम है। अगला कह रहा है कि कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि अंडमान और निकोबार समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। कौन सी? सैडल पीक। कौन सी? सैडल पीक, जो अंडमान और निकोबार की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। ठीक है भैया। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है भाई? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572 है। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से। किसको करता है? 10 डिग्री जो चैनल होता है किसको पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार के द्वीप से पृथक कर देता है। बैरन द्वीप अवस्थित है तो बंगाल की खाड़ी में। जो बैरन द्वीप है वो कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। हरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो पुलकित झील के समीप। हरिकोटा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देख लीजिएगा। हरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो पुलकित झील के समीप। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुषकोडी से। राम धनुष, तो राम सेतु जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपको कहाँ से मिल जाएगा? धनुषकोडी से मिलता है। ठीक है। चलिए, तो भाई ये 1 लाइनर क्वेश्चन आपको फास्ट तरीके से करना है। चलिए आ जाते हैं। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में है। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? तो लक्षद्वीप। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? तो लक्षद्वीप है। कहा कि मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के दूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आती
है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा की दूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आती है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो भारत एवं ऊपर करके देखते हैं, देखिए भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो पंबन द्वीप रामेश्वरम, जो कि इन दोनों के मध्य स्थित है, रामेश्वरम। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर क्या है? मुंबई। मुंबई कहाँ बसा हुआ है? द्वीपों पर बसा हुआ है। ठीक है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक कहाँ विवाद किन दो देशों के मध्य होता है? तो भारत और पाकिस्तान। किनके बीच होता है? भारत और पाकिस्तान। सर क्रीक के नाम से जानते हैं इसको। ये जो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। बुर्जिल एवं बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित होते हैं? तो पीर पंजाल में। किस में भैया? तो पीर पंजाल। ठीक है, बुर्जिल दर्रा एवं बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। तो शिखर है देश और ऊंचाई। तो हिमालय के जो सबसे ऊंचा शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ये कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, इसको देखिएगा आप। हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे भाई? नेपाल में है। कितना ऊंचा है ये? 8,848.86 किलोमीटर है, सॉरी मीटर में है। काराकोरम K2 या गार्डिन ऑस्टिन। K2 जो है काराकोरम या फिर गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे है? भारत, यानी कि POK में। ठीक है, भारत में है। ये 8,611 किलोमीटर 11 मीटर है। करा कि कंचनजंगा कहाँ पे पाया जाता है? ये भारत नेपाल सीमा पर है। ये 8,586 मीटर ऊंचा है। और मकालू ये नेपाल में होता है। मकालू जो होता है ये नेपाल में है। धौलागिरी ये भी नेपाल में है। नंगा पर्वत ये भारत में है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे आप लोग। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? नेपाल में। काराकोरम यानी K2 जो है वो भारत में है। और कंचनजंगा भी भारत नेपाल की सीमा पे रहता है, सीमा है। और मकालू जो होता है ये भी नेपाल में। धौलागिरी ये भी नेपाल में। नंगा पर्वत भारत में है। अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। और नंदा देवी ये भारत में है। तो ये जो है प्रमुख। उसके बाद कामेत, उसके बाद क्या है? कामेत शिखर ये भारत में है। नमचा बरवा ये तिब्बत में। नमचा बरवा ये तिब्बत में है। गुरुला मंदाता ये भी कहाँ आपके? तिब्बत यानी चीन में स्थित है ये सब। ठीक है, तो ये प्रमुख पर्वत श्रेणी है, शिखर है। इसको आप लोग याद रखिएगा, भूलने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, कोशिश करिए कि ये भूले ना। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। कंचनजंगा तो कितनी बार पूछ चुका है। ठीक है, आगे अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का कह रहा है कि सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये चैप्टर हो गया आपका समाप्त। और इसका PDF आपको टीचिंग में सुशील टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप जाइए वहाँ से ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सभी को बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। और जाने से पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो फिर अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।